कहानी सुलग गई गुलमोहर। आराम कुर्सी पर अधलेटी शीला गुमसुम मूरत सी लग रही है, पर दिल की तलहटी स्थिर नहीं है। लगता है रोशन सपनों का एक शहर बहुत पास से गुजर रहा है। बेख्याली में उसे छूने का मन हो आता है। हाथ बढ़ते हैं पर कारवां ठहरा नहीं, आगे बढ़ गया है। बस आज की रात का जरा सा टुकड़ा बाकी है। कल से वही इलाहाबाद की गर्मी, खामोशी और अकेला फ्लैट। पहली बार बहुत अकेलापन महसूस होगा उसे, पर ये फैसला तो उसने ही किया था। नारी मुक्ति की राह पर सगव चलते हुए आजीवन अविवाहित रहने का प्रण। जीवन मजे से गुजर रहा था। पहले बाबूजी के पत्र आते थे, पर पिछले 2 बरस से बाबूजी नहीं रहे तो पत्रों का वह इंतजार भी नहीं रहा। माँ को नाती पोतों से फुर्सत नहीं थी। माँ ने तो बचपन से ही जुड़ी रहना चाहती है, पहले अपने बच्चों के बचपन से, फिर नाती पोतों के बचपन से। तभी अपने बच्चों से दूर वे नई पीढ़ी की हो जाती है। माँ के हिसाब से वह बहुत सुखी थी, खूब कमाती और ठाठ से अकेली रहती थी। जब भी मिलती तो कहती, तू मजे में है बिट्टो। न आदमी की चिचे, न बच्चों की पेपे, वरना सारी जिंदगी इन्हीं में खतना होता है। ये बात उसे राहत देती। बस एक बार माँ ने उसे चिट्ठी लिखी थी। अपनी एक सहेली के लड़के से उसका रिश्ता तय करना चाहती थी, पर उसी ने नाराज होकर मना कर दिया था। पर अब क्यों उसे धराशायी सी लग रही है गुजरी जिंदगी एकदम बेमानी। इंदु और विनय तो सोए हैं अभी। उन्हें तो पता भी नहीं कि उसने सुबह 5 बजे की गाड़ी का टिकट मंगवा लिया है। उनसे बिना मिले ही लौटना है। फिर भी जैसे एक इंतजार सा है। बार बार अड़ेल घोड़े से मन को वह मनाती है, पर जिद्दी मन विनय की आंखों के आंगन में उतर पलकों की चौखट से टिककर सुनहरी धूप को एकटक देखना चाहता है। जब भी उसकी आंखों में धूप उतर आती है, सारे स्वप्न चौंक कर कुनमुना उठते हैं। 7-8 दिन से धूप की यही तपिश महसूस हो रही है, कभी हल्की कभी गहरी। वह अनदेखा करती है, पीठ फेर कर दूर चली जाती है। इंदु की शादी में परीक्षाओं के कारण जाना नहीं हो सका था। इंदु का आग्रह भरा निमंत्रण चला आया, नैनीताल जा रही हूँ हनीमून मनाने, चाहे तो आकर मिल जा। इंदु बचपन की सहेली थी, जुड़वा कहते थे सब उन्हें। अब भी वही स्नेह था। लंबे लंबे पत्र लिखती थी दोनों, इसीलिए बुलावा मिलते ही शीला उतावली हो गई। उससे मिलने को कैसा पागलपन था। नई दुल्हन के हनीमून में दाल भात में मूसलचन सी आकूदी। तब नहीं सोचा था कि नए जोड़े के बीच वह क्या करेगी। स्टेशन पर तपाक से मिली इंदु, खिली खिली, अतिरिक्त सुंदर हुई सी। शीला सम्मोहित सी देखती रह गई। तभी इंदु ने परिचय कराया, विनय चंद्र पतिदेव। लंबा, बलिष्ठ और सावला विनय शीला को बड़ा आकर्षक लगा। इंदु भाग्यशाली रही आप है शीला जी। इंदु बहुत गुण गाती है। आपके बारे में इतना जान गया हूँ कि लग नहीं रहा आप पहली बार मिली हैं। इंदु ठीक कहती है, सच ही ब्लैक ब्यूटी है आप। शीला तारीफ पर मत जाना। आने से पहले हजारों बार कोस चुके हैं तुझे। बहुत झगड़ा भी किया है। हंस दिया विनय। आप ही कहें, किसी का हनीमून बर्बाद करने कोई ओ चला आता है क्या? कोसता नहीं तो क्या करता, पर अब आ ही गई हैं तो क्षमा मांग लेता हूँ। नाराज तो नहीं है न? सफर कैसा कटा? शीला देखती ही रह गई उस वाचाल को। कोई उत्तर न सूझा। कभी नए शादीशुदा जोड़े देखे होते तब तो हनीमून की अहमियत जानती। मुंह उठाए चली आई थी। उधर इंदु प्रश्नों की झड़ी लगाए थी। माँ कहाँ हैं? भाभी कैसी हैं? कान्हा और सलोनी तो बड़े हो गए हैं, फिर माँ तेरे पास क्यों नहीं आती? ताज़ा दम होकर शीला ने होटल के कमरे से आसपास निगाह फेरी तो बड़ी प्यारी जगह लगी। दूर तक हरे, स्लेटी व नीले रंग आपस में घुले मिले थे, मानो पहाड़, पेड़ और आसमान अपनी अपनी संज्ञा भूलकर सिर्फ रंग ही रह गए हों। दर्शन शास्त्र से अलग कुछ सोचना भला लगा। आश्चर्य हुआ कि कौन था उसके भीतर जो प्रकृति को सराह रहा था। बड़ी दिलकश शाम थी। न काम का बोझ था, न अकेलेपन की बोरियत। अब लग रहा था कि अकेले रहने से साथ में रहना कभी कभी अच्छा लगता है। अगले 4 दिनों तक विनय और इंदु का घूमने का कार्यक्रम चलता रहा। उमंग से भरपूर थे वे दोनों, पर इन 4 दिनों में शीला अस्थिर हो गई। उन दोनों का अचानक आपस में खो जाना, गुटरगु करते कबूतर के जोड़े की तरह उनकी चुहल, शरारतें, शोखी, वह अनदेखा करने की कोशिश करती। अजीब स्थिति थी। क्यों आए वह इनका हनीमून खराब करने? ये न तो खुद एंजॉय करते हैं और न ही उसे अकेला छोड़ते हैं। उससे भी अजीब था विनय का व्यवहार, जो कभी कभी उसे भ्रम सा ही लगता था। अनजाने में विनय का क्षणांश को एकटक देखना, निमिष को उंगलियां छू लेना, कान के पास तेज सीटी बजा देना, सब बचपना लगता था, पर आंखों में स्वप्न से रंग मन की चुगली कर जाते। घोड़े पर चढ़ाते वक्त कमर में लिपटी विनय की बांह जब उसकी नंगी पीठ पर चुभी तो बहुत अजीब लगा था।
उस वक्त विनय की आंखें उसकी आंखों में थीं और सांसें उसके गालों पर गर्म झकोरे सी। जिस्म का रोना रोना खड़ा हो गया था, कनपटी की नस टिप टिप बज उठी थी। पुरुष के पहले स्पर्श से लगा था सांस ही नहीं आएगी। अपने मन की लाचारी पर शीला की आंखें छलछला आईं। घोड़े वाले ने घोड़ा आगे चला न दिया होता तो बेहोश होकर गिर जाती। इंदु चुप सी हो गई थी। शायद उसे अच्छा न लगा हो, पर थोड़ी ही देर में संभल कर सामान्य हो गई। इंदु विनय फिर आगे हो लिए थे और घोड़े वाले से घोड़ा थोड़ा पीछे ही रखने को कह शीला निश्चिंत हो गई। पहाड़, घाटियां, झरने लंघ लूंघ कर होटल पहुंचे तो बुरी तरह थक चुके थे। कहीं विनय फिर उतरने में मदद न करे, इस डर से शीला खुद ही घोड़े से कूद पड़ी और पैर मुड़ गया। वह कराह कर वहीं बैठ गई। हाय, यह क्या हुआ? जिससे बचना चाहा, वही स्थिति अब और विकट होकर सामने आ गई। शीला लंगड़ाते लंगड़ाते इंदु और विनय के कंधों का सहारा लेकर चल पड़ी। दोनों की बाहें कमर से सहारा दिए थी, पर लग रहा था कि एक ही बांह है बार बार छूती हुई। लाचारी और दर्द से आंसू बहने लगे। इंदु ने पुचकारा, अरे तू तो बड़ी बहादुर बनती थी, बस इतनी सी चोट में हो गई छुट्टी। बेचारी, क्या बताती उसे, किसी डाकू जैसी लग रही थी खुद को शीला। वह कमरे में आकर आराम कुर्सी पर लुढ़क पड़ी। इंदु आंसू पोंछ रही थी और चोर नजरों से ताकता विनय पत्थर होता तो सिर में ही जड़ देती। नालायक, पागल, परी सी बीवी पाए 4 दिन नहीं हुए कि ताकने लगा इधर उधर। बदन के हर हिस्से में चुभ रही थी उसकी नजर। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था विनय का वहां खड़ा होना। शाम को विनय को धिक्कारता हृदय रात में बिल्कुल बदल गया। जितना दूर वह विनय को भगाने का प्रयास करती, वह उतना ही पास आता जाता। अजब सी कश्मकश में नींद आई। बुरे बुरे सपने आते रहे, सहमाते रहे। सपनों में विनय का चेहरा कभी गालों तक झुकाता, कभी सीने में चुभता, कभी निश्चल सी चमकती 2 आंखें सारे अस्तित्व में चुभ जाती। कमर के खुले हिस्से में बाहें चुभती, इतनी कि सीने में सिमटने का दिल कर आता। कभी पांव टिसता, कभी मन। ये उसे क्या हो गया था? मन का 2 दिशाओं में पूरे वेग से खींचना उसे तोड़ रहा था। विनय स्वीकार भी था और अस्वीकार भी। विरोधी भावों की झंझा से जूझती शीला सोच रही थी, अब क्या होगा? भोर में ही जाकर ठीक से नींद आ पाई। सुबह सुबह इंदु आई। अच्छा था कि उसे शीला की उधेड़ बुन नहीं छू पाई थी। भोली लड़की कहाँ इस बिगड़े आदमी के पल्ले बंध गई। उस समय यही सोचने में आया था, पर क्यों उसका मन सारी रात उस बिगड़े आदमी की तरफ खींचता रहा था। कभी नकारता, कभी स्वीकारता, पर इस वक्त उसे न देखकर उदास सा हो आया। इंदु स्नेहिल थी, घूमने नहीं जाना चाह रही थी, पर शीला ने ही जिद करके भेज दिया। बड़ा लाड़ आया उस पर। अच्छा ही हुआ जो विनय नहीं आया। इंदु कब तक अनजानी रह पाती। शाम तक ठीक रहेगा। शीला ने लंबी उसांस भरी। ढलती शाम इंदु के साथ विनय भी आया। हालचाल पूछकर ताज़ा दम होने के लिए इंदु अपने कमरे में चली गई। विनय नहीं गया, वहीं बैठ गया बिस्तर के कोने पर। शीला को फिर अपना दम घुटता सा लगा। कैसी हैं आप? ठीक हो? आप तो ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाती। सारा दिन एक जगह बैठे बैठे बोर हो गई होंगी। बाहर तक ले चलूं? घबराए मत, गिराऊंगा नहीं, कहते हुए वह हंस पड़ा। मना करते हुए शीला ने देखा था, बड़ी मासूम हंसी थी और वह कल से चोर, लंपट और भी न जाने क्या क्या कहे जा रही थी। घबरा कर आंखें मूंद लेना ठीक लगा। कहे तो बाम लगा दूं? अच्छा, सिर दबा देता हूँ। बिना उसकी स्वीकृति लिए वह सिर दबाने बैठ गया। शीला का तन मन पंख लगा कर उड़ने को होने लगा। अब संदेह नहीं रहा था, विनय सचमुच आकर्षित था और वह भी कहाँ बच पाए उसके सम्मोहन से। इतनी नजदीकी से लेश मात्र भी गुस्सा नहीं आया। ये क्या हो गया था उसे? बड़ी बड़ी दलीलें दूर छुप गई थीं। पराजय उसे मुंह चिढ़ा रही थी। ग्लानि हो रही थी अपने पराजय के एहसास पर। क्या अब तक जो किया वह दिखावा था? खींच चरम सीमा पर जा पहुंची। आंसू बहकर गालों तक आ गए। उंगलियों से उन्हें पहुंचता विनय जरा भी लंपट नहीं लगा। थोड़ी देर बाद शीला का सिर तकिए पर टिका। बिना कुछ बोले वह चला गया। उसका मन हुआ दौड़कर रोक ले और सिर दबाने को कहे, पर वह उसकी प्रिय सखी का पति था और यह बात उसे अब तक याद थी। अगले दिन विनय नहीं आया। इंदु आई। सारा काम किया, पर कुछ गुमसुम सी लगी। हे ईश्वर, उस नादान की चोरी क्या इसने पकड़ ली? बुरी तरह से हार गई शीला। नहीं नहीं, वह अपनी सखी को बहुत प्यार करती है। जो उसे तोड़ दे, ऐसा कोई काम उससे न होगा। पर मुंह से बोल न फूटा। अगले दिन इंदु से 2-3 उपन्यास मंगा लिए। घूमने जाने से पहले इंदु आई। विनय नहीं आया। अच्छा हुआ जो नहीं आया। आता तो वह फिर खो जाती उसके सम्मोहन में। वह इतनी कमजोर है, यह अब क्षण क्षण पता लग रहा था। चाहे कितना फौलाद बना रही थी खुद को,
पर विनय के नाम से पिघला जाता था सारा अस्तित्व 2 दिन जैसे तैसे गुजरे। सूजन कम हो चली थी और दर्द भी। उस दिन वह धीरे धीरे उठकर सहारा लेकर कमरे में चली फिरी। फिर सारी दोपहर उपन्यास में निकाल दी। शाम को जल्दी आ गए वे दोनों। इंदु तो अलसाई सी बिस्तर पर ढेर हो गई। विनय बिस्तर के किनारे उठंगा सा बैठ गया, एकदम पैरों के पास। फिर हाथों से पांव थाम लिए। बुरी तरह सहम गया मन, ये विनय क्या पागल है। इंदु क्या सोचेगी, इस वक्त तो सूजन कम है न। इंदु ने भी झांका और सिर हिला दिया। विनय सिरहाने रखा ओयोडेक्स उठाकर लगाने लगा। शीला बोल पड़ी, ये क्या करते हैं आप? अब जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है? ओयोडेक्स नहीं लगाऊंगा तो आप तो यही पड़ी रहेंगी और हमारे हनीमून का कबाड़ा होता रहेगा। शरारत टपकाती आंखें कितनी जीवंत थीं। अटपटे उलाहने से शीला का मन फिर ग्लानि से भर उठा। क्यों आए का शोर कानों के आर पार तक गूंज गया। आज फिर बोर हुई होंगी। खिड़की के बाहर ही झांक लेती। इतना सुहाना मौसम है, क्या सारा दिन इस सड़े गले नॉवेल में घुसी रही? बिल्कुल जाहिल गवार है। शरद के श्रीकांत को सड़ा गला नॉवेल कहता है। मन उसकी अज्ञानता पर तरस से भर उठा। ऐसा न कहना, वरना हम दोनों नाराज हो जाएंगे। तुम भी पढ़ो तो जानो शरद की अमर कृतियों को। इंदु ने कहा। बाप रे, 2 साहित्यकारों के बीच में फंस गया। चल इंदु, चाय पिला और भारी सा नाश्ता भी। पेट में चूहे कूद कूद कर बेहोश भी हो गए हैं। इंदु शीला की बंद आंखों व माथे को छूकर बाहर चली गई। आंखों को सुकून मिला उस स्नेहिल स्पर्श से। शीला जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। न, उठिए मत और आंखें भी बंद रखिए, मुझे कहने में सहूलियत होगी। उसकी आवाज अस्वाभाविक सी लगी। क्या कहना चाहता था? उसने उसकी नीयत का खोट तो नहीं पकड़ लिया? क्या मन का भेद इस पर खुल गया? लज्जा से गड़ गई शीला। कुछ कहते न बना, आंखें बंद किए प्रतीक्षित हो गई। मैं जो कुछ कहूंगा उसे अन्यथा न लें। पहले दिन से ही आप मुझे बहुत भली लगी हैं। इतना ही जानता हूं कि मन आपके नजदीक रहना चाहता है। इंदु माँ की पसंद है, अच्छी पत्नी सिद्ध होगी और सुखी भी रहेगी, क्योंकि उसे देना आता है। पर मैं अपने मन का क्या करूं? पहली बार कोई बहुत अच्छा लगा है। जानता हूं मेरी नजदीक आने की कोशिशें आपको नागवार गुजरती हैं। हो सकता है आप मुझे चरित्रहीन समझती हों, पर इसमें मैं कहीं भी कसूरवार नहीं हूं। कुछ महीने पहले माँ ने मुझे एक तस्वीर दी, उनकी सहेली की बेटी थी। माँ को पसंद थी, मुझे भी अच्छी लगी। वह तस्वीर मेरे ड्रॉवर में महीनों पड़ी रही। मैं रोज उसे देखता, उससे बातें करता। एक अनजाना लगाव सा हो गया था उस तस्वीर से। अचानक एक दिन माँ ने वह मांग ली। कहा, लड़की वाले वापस मांग रहे हैं। लड़की शादी करने को राजी नहीं। तस्वीर चली गई। उस दिन बड़ा खालीपन सा लगा। गुस्सा भी आया। जब शादी नहीं करनी थी तो तस्वीर भेजी क्यों? बहुत नाराज था मैं उससे। मुझे वह बेहद घमंडी लगी। फिर इंदु से विवाह हो गया। मैं खुश था, पर वह तस्वीर दिमाग में बनी ही रही। एक दिन इंदु ने अपनी सखियों का परिचय तस्वीरों द्वारा कराया। जिस सखी का नाम वह हमेशा लेती थी, उसकी तस्वीर देखकर मैं हैरान रह गया। ये वही थी जिसकी तस्वीर महीनों मेरे ड्रॉवर में पड़ी रही थी। जब आपके आने की बात हुई तो मैं उत्सुक था। उस दम को देखना, परखना या शायद आहत करना चाहता था जिसने मुझे न कहा था। पर जब देखा तो आप मुझे दुनियादारी से कटी छंटी अजब निश्चलता से पूर्ण लगी। बच्चों जैसा लाड़ आता है आप पर, आपका बहुत सम्मान भी करता हूँ। इन्हीं गद्दमद होती भावनाओं के वश में शायद कुछ ऐसा हो गया कि आपको अटपटा लगा हो। पर सच मानिए, कुछ भी अशोभनीय नहीं है मन में आपके प्रति। विनय चुप हो गया था। कितना बड़ा हो गया था विनय। कदकाठी और भी ऊंची हो गई। शीला ने मन ही मन आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी गरिमा को तौला और आंखें खोल दी। आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें उपन्यास पर टपक पड़ी। विनय ने हाथ बढ़ाकर उपन्यास उठा लिया और फैलती बूंदों को हथेली से पोंछ दिया। पहली बार विनय को आंख भर देखा। उसकी आंखों की धूप बड़ी चटक थी। उन आंखों में कुछ था जो स्वप्निल सा था और निष्पाप भी। पर अपने भाई का क्या करे वह? आपस में उलझी उंगलियां सुन्न हो गईं। यह इंदु कहाँ रह गई? क्या इतनी देर लगती है नाश्ता चाय को? यह बावरा कुछ कर न बैठे। उठकर छू लेगा तो क्या करेगी वह? स्लीपरों की आहट गूंजी। शुक्र है इंदु वक्त पर आए। संभालो अपनी अमानत को, जो छलिया सी है। दिखावे को बुराई करता है मेरी, पर हृदय की तहों में जाने कितनी परतें हैं। स्नेह स्वीकार लिया है, अपनी सीमाएं भी स्वयं बांध ली हैं, पर है तो पुरुषी, कहीं उच्छृंखल न हो जाए। सोचती हुई शीला को विनय से अब भय लगने लगा, पर उससे कहीं अधिक भय स्वयं से लग रहा था। चाय नाश्ता कर इंदु विनय अपने कमरे में चले गए।
तो शीला धीरे धीरे कमरे के बाहर आई। चौकीदार सामने बैठा था। सुबह का टिकट लाने को कह दिया। सारा व्यक्तित्व पंख सा हल्का हो गया। मन का बोझ उतरने पर बड़ी शांति मिल रही थी। यही विकल्प था दीवाने मन का। फिर भी न जाने क्या क्या याद करके सारी शाम गुपचुप आंसू बहाती रही शीला। शाम बीती, धीरे धीरे रात भी बीत रही थी। सन्नाटे में भर भर आती आंखें और सामान सहेजते हाथ ठहर ठहर जाते थे कि इंदु को अपने जाने की खबर तो दे दे। पर नहीं, यूं ही ठीक है। उनकी खुशियों को जीवन देना है। मन ही मन पूरे स्नेह से इंदु को सीने में समेटती शीला का मन खामोश हो गया। उसकी पलकों पर दो चमकीली आंखों की धूप उतर आई। इतनी अधिक चटक की आंखें चौंधियाने लगी। माथे पर हाथ रखे तो जलने लगे। सीने से उठी देह गंध नथुनों में भर गई। इतनी अधिक की सांस रोकने सी लगी। जाने कब से सीने में दफन गुलमोहर अब सुलग उठे थे। उफ, कब तक सजा देंगे ये बिंब, कब तक कौंधेंगे। कल्पना में अपने सीने पर इंदु के स्पर्श को महसूस थी शीला सोच रही थी।